भारत सरकार ने हाल ही में तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए के 5G स्पेक्ट्रमों की नीलामी की है, जिसके बाद से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि देश में जल्द ही 5G सेवाओं की शुरुआत हो सकेगी। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी इन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज़ यानी खबर को देखेंगे। इसके बाद जानेंगे कि आखिर स्पेक्ट्रम क्या होते हैं और सरकार द्वारा इन स्पेक्ट्रमों की नीलामी क्यों की जाती है, सरकार इन स्पेक्ट्रमों को क्यों बेचती है। इसके बाद हालिया 5G स्पेक्ट्रम नीलामी की प्रक्रिया को ऊपर बात करेंगे, किस तरह से कितने स्पेक्ट्रम बेचे गए और पूरी प्रक्रिया की, इस पूरी नीलामी के क्या निहितार्थ हो सकते हैं, हालिया नीलामी के क्या निहितार्थ हो सकते हैं, उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इस संबंध में क्या क्या चुनौतियां मौजूद हैं और अंत में आगे की राह पर बात करेंगे। एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। प्रश्न प्रीलिम्स के लेवल का है और आप वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर प्रश्न को हल करने की कोशिश कर सकते हैं। ये जो पूरा विषय है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित है। आप इसे भारतीय अर्थव्यवस्था, वृद्धि एवं विकास और सूचना प्रौद्योगिकी एवं कंप्यूटर जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की न्यूज़ देख लेते हैं। आज की हमारी जो न्यूज़ है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। हमारी खबर है, एज द 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन कंक्लूड्स, हु ब्रॉट व्हाट बैंड्स एंड व्हाई। यानी हाल ही में 5G स्पेक्ट्रमों की नीलामी की प्रक्रिया पूरी हुई है, इसको लेकर इस पूरी खबर में बात की गई है। साथ ही ये भी बताया गया है कि किस कंपनी ने इस पूरी नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा लिया, कौन कौन सी कंपनियों ने हिस्सा लिया और किस कंपनी ने कितने स्पेक्ट्रम खरीदे हैं और क्यों खरीदे हैं, उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, क्या निहितार्थ हो सकते हैं, इसको भी लेकर इस पूरे आर्टिकल में समझने की कोशिश की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले स्पेक्ट्रम क्या होते हैं इस पर बात कर लेते हैं कि आखिर इस पूरे विषय को समझने से पहले बुनियादी बातों को समझ लेना भी ज़रूरी है। तो हम जानते हैं कि जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वो वेव्स के ज़रिए, तरंगों के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करती है और इन्हीं तरंगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है। अभी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं, इन तरंगों को आवृत्ति के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया जाता है और इन्हें समग्र तौर पर एक साथ मिलाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के तौर पर देखा जाता है। अभी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, ये तरंगे किसी भी माध्यम से ट्रैवल कर सकती हैं। ये हवाओं के माध्यम से ट्रैवल कर सकती हैं, हवा के बीच से ट्रैवल कर सकती हैं, ये किसी भी ठोस चीज़ के आर पार ट्रैवल कर सकती हैं, ये पानी में ट्रैवल कर सकती हैं, गैस में ट्रैवल कर सकती है और यहाँ तक कि इस तरह की तरंगे वैक्यूम स्पेस में भी ट्रैवल कर सकती हैं, यानी अंतरिक्ष में भी ट्रैवल कर सकती हैं। अब अगर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन से देखना होगा तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसमें ये एक तरंग है, एक वेव है और इस वेव को अलग-अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है इसकी वेवलेंथ के हिसाब से। यानी इसकी दो दो वेव्स के बीच की दूरी के हिसाब से इन्हें अलग-अलग श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है इसे मुख्य तौर पर 7 श्रेणियों में डिवाइड किया जा सकता है, 7 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है और इसका जो बीच का हिस्सा होता है, इसे विजिबल लाइट कहते हैं। यानी यही वो वेव होती है, यही वो लाइट होती है जिसे हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। इसके इस तरफ वाले को भी हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं और इसके आगे वालों को भी हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। यानी अगर जो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है, अगर किसी भी वेव की लेंथ उससे ज़्यादा हुई तो भी हम उसे नहीं देख सकते हैं और वेवलेंथ अगर उससे कम हुई तो भी हम उसे अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। अब इसी पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे एंड में होता है रेडियो वेव। ये रेडियो वेव हमारे लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आज के विषय के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया भर में जो भी वायरलेस संचार होता है, ये इन्हीं रेडियो वेव्स के ज़रिए किया जाता है। ये जो रेडियो वेव्स होती हैं, रेडियो स्पेक्ट्रम्स की जो सीमा होती है वो तकरीबन 3 किलोहर्ट्ज़ से 3000 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में देखने को मिलती है और रेडियो स्पेक्ट्रम में केवल सीमित मात्रा में ही, सीमित संख्या में ही आवृत्तियाँ यानी फ्रीक्वेंसीज़ मौजूद होती हैं और इन्हीं फ्रीक्वेंसीज़ की मदद से दूरसंचार ऑपरेटर्स डेटा को, किसी भी तरह के डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। तो ये तो बात हुई स्पेक्ट्रम क्या होता है, वेव्स क्या होती हैं। अब जान लेते हैं कि आखिर सरकार द्वारा इन स्पेक्ट्रम्स की नीलामी क्यों की जाती है, सरकार इन स्पेक्ट्रम्स को क्यों बेचती है। तो हमने पहले ही बात की कि जो ये जो स्पेक्ट्रम्स होते हैं, रेडियो वेव्स होती हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम होती है, काफ़ी सीमित मात्रा में होती है। इसके अलावा इनकी एक दिलचस्प विशेषता ये है, एक दिलचस्प बात ये है कि जो रेडियो स्पेक्ट्रम होते हैं, इससे निकलने वाले सिग्नल्स एक ही समय में अलग-अलग आवृत्तियों पर, फ्रीक्वेंसीज़ पर भेजे जा सकते हैं। ऐसे में इसकी वजह से रेडियो कम्युनिकेशन में समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसकी वजह से एक संकट उत्पन्न हो सकता है क्योंकि किसी भी चीज़ का डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी और जगह पहुंच सकता है। उदाहरण के लिए
वाईफाई का जो सिग्नल है वो फ़ोन पर जा सकता है, फ़ोन का सिग्नल किसी और उपकरण पर जा सकता है, फ़ोन का सिग्नल कंप्यूटर पर जा सकता है, एंड्रॉयड टीवी पर जा सकता है, तो इसकी वजह से एक समस्या उत्पन्न हो सकती है और रेडियो कम्युनिकेशन में एक चुनौती आ सकती है। कोई एक एक रेडियो कम्युनिकेशन काफ़ी मुश्किल हो जाता है यदि इसे नियंत्रित ना किया जाए और इसी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा स्पेक्ट्रम्स को बैंड में विभाजित किया जाता है। अब आप इसे एक उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए ये जो पूरे स्पेक्ट्रम है इसे एक मैदान के तौर पर देखा जा सकता है जहाँ पर कोई भी नियम नहीं है, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है और कहीं भी आ सकता है। अब कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है तो इसकी वजह से ज़ाहिर तौर पर क्योस की स्थिति उत्पन्न होगी क्योंकि कोई नियम ही नहीं है, गाड़ियाँ आपस में टकराएँगी, लोग आपस में टकराएँगे और इसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा इस पूरे क्षेत्र को कॉरिडोर्स में विभाजित कर दिया जाता है। यानी ये तय कर दिया जाता है कि कौन व्यक्ति अब कहाँ से जाएगा, यानी नियमों का निर्धारण कर दिया जाता है और एक व्यवस्था का निर्माण किया जाता है। इन्हीं कॉरिडोर्स को हम बैंड के तौर पर देख सकते हैं। अब ये जो बैंड्स होते हैं ये तकनीक के लिए अलग-अलग तकनीकों के लिए अलग-अलग बैंड्स निर्धारित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए रेडियो तकनीक के लिए 100 मेगाहर्ट्ज़ से 200 मेगाहर्ट्ज़ के बैंड निर्धारित किया गया है, जबकि दूरसंचार के लिए 800 मेगाहर्ट्ज़ से 2300 मेगाहर्ट्ज़ का बैंड निर्धारित किया गया है। इन्हीं स्पेक्ट्रम्स को सरकार द्वारा ऑक्शंस के ज़रिए, नीलामी प्रक्रिया के ज़रिए कंपनियों को बेचा जाता है, दूरसंचार ऑपरेटर्स को बेचा जाता है, जो कि आगे चलकर ग्राहकों को सेवाएँ प्रदान करते हैं। अब भारत में इस तरह की नीलामी प्रक्रिया संचार मंत्रालय के माध्यम से दूरसंचार विभाग द्वारा कंडक्ट की जाती है, आयोजित की जाती है। तो ये तो हुआ स्पेक्ट्रम को सरकार क्यों बेचती है। अब आगे बढ़ते हैं और हालिया 5G स्पेक्ट्रम के बारे में, हालिया 5G नीलामी प्रक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो हाल ही में सरकार ने 20 साल की वैधता के साथ, वैलिडिटी पीरियड के साथ तकरीबन 72,097.85 मेगाहर्ट्ज़ यानी लगभग 72 गीगाहर्ट्ज़ 5G स्पेक्ट्रम नीलामी हेतु 5G स्पेक्ट्रम्स को नीलामी के लिए पेश किया था और इनमें से तकरीबन 51.2 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम की बिक्री हो सकी है। यानी सरकार ने जितने स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए पेश किए थे उसमें से तकरीबन 71% स्पेक्ट्रम बिक गए हैं, लोग कंपनियों ने खरीद लिए हैं और सरकार इसे एक बड़ी जीत के तौर पर भी पेश कर रही है। सरकार इसे एक बड़ी जीत के तौर पर देख रही है क्योंकि पिछली बार साल 2016 में जब सरकार द्वारा स्पेक्ट्रम की नीलामी की गई थी तो लगभग 41% स्पेक्ट्रम ही बिक सके थे और इसी वजह से मौजूदा बिक्री को, मौजूदा नीलामी प्रक्रिया को सरकार द्वारा एक जीत के तौर पर पेश किया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सरकार द्वारा 600 मेगाहर्ट्ज़, 700 मेगाहर्ट्ज़, 800 मेगाहर्ट्ज़, 900, 1800, 2100, 2300 मेगाहर्ट्ज़, 3300 मेगाहर्ट्ज़ और 26 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम पेश किए गए थे और इस पूरी स्पेक्ट्रम प्रक्रिया के दौरान 4 कंपनियों ने हिस्सा लिया था। इसमें पहली कंपनी थी जियो, दूसरी एयरटेल, तीसरी वोडाफोन आइडिया और चौथी अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप की कंपनी थी। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सबसे ज़्यादा जो पैसे खर्च किए, सबसे ज़्यादा जो स्पेक्ट्रम खरीदे वो जियो ने खरीदे, रिलायंस जियो ने खरीदे। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान रिलायंस जियो ने तकरीबन 88,000 करोड़ रुपए खर्च किए और जियो ने लगभग 24.7 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम की खरीदारी की। इसके अलावा एयरटेल ने तकरीबन 43,000 करोड़ रुपए खर्च किए और एयरटेल ने लगभग 19.8 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम की खरीद की। इसके बाद वोडाफोन ने तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए खर्च किए और अडानी ग्रुप ने लगभग 212 करोड़ रुपए खर्च किए और इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से सरकार को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये तो हुआ हालिया 5G स्पेक्ट्रम की बात, हालिया 5G नीलामी प्रक्रिया की बात। अब आगे बढ़ते हैं और इस पूरी प्रक्रिया के क्या निहितार्थ हो सकते हैं, उन निहितार्थों की बात कर लेते हैं। ये पूरी प्रक्रिया किस लिहाज से महत्वपूर्ण थी, उसको समझ लेते हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है, सरकार द्वारा इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि ये जो पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई थी, ये अब तक की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी प्रक्रिया थी और इस पूरी प्रक्रिया के बाद से भारत सरकार को तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो कि सरकार के लिए एक बड़ी राशि है और इस पूरी राशि का उपयोग सरकार द्वारा दूरसंचार क्षेत्र के विकास के लिए, इसके अलावा अन्य परियोजनाओं में निवेश किया जा सकता है सरकार द्वारा इस पूरी राशि को। इसके अलावा इस पूरी प्रक्रिया के दौरान 700 मेगाहर्ट्ज़ बैंड की व्यापक तौर पर बिक्री की गई। लगभग सभी कंपनियों ने 700 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रमों को खरीदा और इस तरह के स्पेक्ट्रम का उपयोग मुख्य तौर पर उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों में उपयुक्त माना जाता है। इस तरह के स्पेक्ट्रम को हाई डेंसिटी एरियाज़ में काफ़ी बेहतर माना जाता है क्योंकि ये इस तरह के स्पेक्ट्रम हाई डेंसिटी एरिया में नेटवर्क प्रदान करने के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में हाई डेंसिटी एरियाज़ में हमें और ज़्यादा बेहतर नेटवर्क देखने को मिलेगा। हमारा जो नेटवर्क है वो और ज़्यादा बेहतर तौर पर काम कर सकेगा। इसके अलावा इस प्रक्रिया के दौरान 3300 मेगाहर्ट्ज़ और 26 गीगाहर्ट्ज़ बैंड्स की भी स्पेक्ट्रम्स की भी व्यापक तौर पर नीलामी की गई। सभी कंपनियों ने इस तरह के बैंड खरीदे और इस तरह के जो बैंड होते हैं, इस तरह के जो स्पेक्ट्रम होते हैं, उन स्पेक्ट्रम्स को
5G नेटवर्क स्थापित करने के लिए काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। ऐसे में कई जानकार ये भी कह रहे हैं कि इस पूरी प्रक्रिया के बाद से जल्द ही देश में 5G सेवाओं का उपयोग व्यापक स्तर पर शुरू हो सकेगा। कंपनियां 5G सेवाओं में निवेश कर सकेंगी क्योंकि उन्हें अब स्पेक्ट्रम मिल गए हैं 5G सेवाओं के। इसके अलावा जब देश में 5G का विकास होगा तो इससे ज़ाहिर तौर पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में लगभग सभी उपकरण आपस में इंटरनेट के ज़रिए जुड़े होते हैं और इस तरह के इंटरनेट ऑफ थिंग तकनीक के लिए काफ़ी व्यापक स्तर पर काफ़ी तीव्र स्पीड वाला इंटरनेट की ज़रूरत होती है। ऐसे में 5G इस पूरी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए ज़्यादा बेहतर नेटवर्क प्रदान कर सकता है। इसके अलावा 5G के विकास से देश में क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एज कंप्यूटिंग जैसी एडवांस तकनीकों का भी विकास हो सकेगा। ये तकनीकें और ज़्यादा विकास कर सकेंगी और जब इन तकनीकों का विकास होगा तो इससे ज़ाहिर तौर पर देश में 5G तकनीक के ज़रिए चौथी औद्योगिक क्रांति का और ज़्यादा रास्ता साफ हो सकेगा। चौथी औद्योगिक क्रांति देश में जल्द ही आ सकेगी। ये तो ही हालिया स्पेक्ट्रम ऑक्शन के क्या निहितार्थ हो सकते हैं, इस पूरी नीलामी प्रक्रिया के क्या निहितार्थ हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इस संबंध में क्या-क्या चुनौतियाँ मौजूद हैं, क्या-क्या चैलेंजेस मौजूद हैं, उन चैलेंजेस पर बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला चैलेंज यही है कि देश में जो स्पेक्ट्रम का मूल्य है, 5G स्पेक्ट्रम का खासतौर पर जो मूल्य है वो काफ़ी ज़्यादा है। भारत में जो 5G स्पेक्ट्रम की बिक्री की गई उनका मूल्य वैश्विक औसत मूल्य से कई गुना अधिक था। इसी वजह से जो भारत की संकटग्रस्त दूरसंचार कंपनियां हैं उनके लिए काफ़ी एक समस्या उत्पन्न हो गई है और इसी को लेकर बीते दिनों कई कंपनियों ने सरकार के समक्ष अपनी चिंता भी जाहिर की थी। कंपनियों ने सरकार से स्पेक्ट्रम के दामों में कुछ कम करने की मांग भी की थी। हालांकि सरकार ने कुछ कमी भी की थी, लेकिन वो कमी इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी मांग कंपनियों द्वारा की गई थी। इसके अलावा इस संबंध में एक बड़ी चुनौती हार्डवेयर को 5G के सक्षम बनाना भी है। भारत का जो कंप्यूटर हार्डवेयर है, दूरसंचार हार्डवेयर है, वो मौजूदा समय में 5G तकनीक के अनुकूल नहीं है, जिसकी वजह से आगे आने वाले समय में 5G तकनीक को अपनाने में एक बड़ी चुनौती उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा भारत का जो अधिकांश हार्डवेयर है वो विदेशी मूल का है, जिसकी वजह से भारत का दूरसंचार क्षेत्र हमेशा से ही साइबर हमलों के प्रति काफ़ी वल्नरेबल रहा है। ऐसे में सरकार को इस पूरे विषय को संबोधित करने पर भी जोर देना चाहिए। इसके अलावा इस संबंध में एक बड़ी चुनौती ये भी हो सकती है कि 5G तकनीक आने से उपभोक्ताओं पर वित्तीय दबाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा। हम जानते हैं कि मौजूदा समय में भारत में 4G नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, काफ़ी ज़्यादा उस स्तर पर उपयोग किया जाता है। ऐसे में जब भारत में 4G नेटवर्क को 5G में अपग्रेड किया जाएगा, तो ज़ाहिर तौर पर कंपनियों को अत्यधिक निवेश करना पड़ेगा और जब कंपनियों को ज़्यादा निवेश करना पड़ेगा, तो इसकी वजह से उपभोक्ताओं को अंततः ज़्यादा लागत चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा इस संबंध में एक चुनौती ये भी है कि कई जानकार 5G तकनीक के आने से पर्यावरण के प्रभाव को लेकर भी चिंता जाहिर कर रहे हैं। कई लोगों का ये भी मानना है कि 5G तकनीक से पक्षियों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। हालांकि कई जानकारों का ये कहना है कि ये एक नई तकनीक है और पर्यावरण पर इसके प्रभाव, पक्षियों पर इसके प्रभाव का आकलन, अध्ययन किया जाना अभी भी शेष है। इसको लेकर हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और अंत में आगे की राह पर बात कर लेते हैं। आगे की राह के तौर पर, निष्कर्ष के तौर पर हम क्या कह सकते हैं, तो आगे की राह के तौर पर यही कह सकते हैं कि 5G स्पेक्ट्रम मूल्यों को सरकार को 5G स्पेक्ट्रम के जो मूल्य हैं उनको और ज़्यादा युक्तिसंगत बनाने पर जोर देना चाहिए, ताकि भारत की जो संकटग्रस्त कंपनियां हैं, खासतौर पर दूरसंचार क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों को कुछ राहत मिल सके और भारत में 5G तकनीक को जल्द से जल्द लागू करने में भी मदद मिल सके, जल्द से जल्द 5G सेवाओं को शुरू किया जा सके। इसके अलावा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भारत में तकनीक को लेकर, दूरसंचार तकनीक को लेकर, इंटरनेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में इंटरनेट तक पहुंच काफ़ी कम है। भारत में लगभग सभी शहरों में 4G तकनीक काफ़ी व्यापक स्तर पर काम कर रहा है, लेकिन गाँवों में अभी भी ये स्थिति है, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी ये स्थिति है कि लोग अभी भी 2G और 3G इंटरनेट ही उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए, ये सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है कि जो इंटरनेट क्रांति मौजूदा समय में देखने को मिल रही है, जो दूरसंचार क्रांति देखने को मिल रही है, ग्रामीण क्षेत्र उस क्रांति में पीछे ना रह जाएं, ग्रामीण क्षेत्रों को भी उस पूरी क्रांति का लाभ मिल सके। इसके अलावा सरकार को मेड इन इंडिया पहल के तहत घरेलू दूरसंचार हार्डवेयर सेक्टर को और ज़्यादा मजबूत करने पर जोर देना चाहिए, ताकि भारत में जो विदेशी मूल के उपकरण हैं, उन उपकरणों को घरेलू मूल के उपकरणों से प्रतिस्थापित किया जा सके और साइबर हमलों के प्रति उनकी जो वल्नरेबिलिटी है, जो सुभेद्यता है, उसको और ज़्यादा कम किया जा सके। इसके अलावा 5G और दूरसंचार क्षेत्र में सरकार को और ज़्यादा अनुसंधान और विकास पर जोर देना चाहिए, R&D पर निवेश किया जाना भी ज़रूरी है, ताकि क्षेत्र में भारत अन्य देशों की तुलना में पीछे न रह जाए और इस पूरी क्रांति का लाभ भारत को भी मिल सके। ये तो हुई आगे की राह की बात, पूरे विषय का विश्लेषण हुआ। अब अंत में एक प्रश्न पर बात कर लेते हैं।
प्रश्न प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर प्रश्न को हल करने की कोशिश कर सकते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दृश्य प्रकाश यानी विजुअल लाइट एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इसके अलावा दूसरा कथन है विद्युत चुंबकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम स्पेस में ट्रैवल नहीं कर सकती है। आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, और या तो ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब देने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन भी बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इसके अलावा इसी तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।